नमस्कार, सुप्रभात, प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग हिंदी साहित्य और भाषा का इतिहास, सामान्य परिचय इस विषय पर अध्ययन कर रहे थे और इस क्रम में हम लोगों ने पद्य की सारी विधाओं का अध्ययन किया और गद्य में सर्वप्रथम उपन्यास। अब उसके बाद हम लोग कहानी विधा के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। तो बेटा हम लोग कहानी विधा का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर यह एक गद्य विधा है, यानी बेटा कहानी जो है वो मूल रूप से क्या है, गद्य विधा है, जो आकार में छोटी और कल्पना प्रधान होती है। बेटा ये आकार में छोटी होती है, विशेषकर उपन्यास की तुलना अगर इससे करेंगे तो ये आकार में क्या होती है, छोटी होती है और कल्पना प्रधान होती है। किंतु इसका संबंध मानव जीवन के यथार्थ से गहरा होता है और पाठक के मन को पर रसात्मक प्रभाव छोड़ने में सफल रहती है और साथ ही साथ यह पढ़ने वाले के, पाठक के मन पे अपना एक रसात्मक प्रभाव। अच्छा बेटा एक चीज हमने उपन्यास में भी ये बात कही थी, रसात्मक प्रभाव, तो इसको थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है इसमें कुछ शंका हो, बाकी जो बच्चे रस के विषय में पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे। रसात्मक प्रभाव का मतलब ये है कि उस कथा में, उस कहानी में, उस उपन्यास में, उस नाटक में, उस कविता में जिस घटना का वर्णन किया जा रहा हो, पाठक स्वयं को उससे जुड़ा हुआ अनुभव करे। उदाहरण के लिए बेटा आप कोई वीर रस की कविता सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी नसें तन जाती हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर वीर रस का संचार हो रहा है। आप कोई ऐसी कविता पढ़ते हैं जो दुख की है, या कोई ऐसी कहानी पढ़ते हैं, या बेटा अभी कहानी और कविताएं पढ़ने का चलन कम है, आप टीवी ही देखते हैं, तो जब कोई ऐसा दृश्य देखते हैं जो रुला देने वाला है तो आप भी रोने लगते हैं, जबकि वो विपत्ति उस कहानी में उस नायक की है, लेकिन नायक को दुख में देख करके आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो ये क्या है बेटा, यही रस दशा है, यही रस दशा है। जब हमारे बीच के भेद खत्म हो जाए और हम स्वयं को दूसरे व्यक्तियों से जोड़ सकें, वही रस दशा है। आगे बेटा रस के विषय में जब पढ़ाएंगे तो इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा बेटा एक चीज और जो इसमें जोड़ी जा सकती है वो ये है कि इसमें एक घटना या एक चरित्र अधिक प्रधान होता है। प्रायः कहानियों में ऐसा होता है कि एक घटना या एक चरित्र प्रधान होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही घटना हो, एक से अधिक घटनाएं भी हो सकती है, घटनाओं की एक श्रृंखला हो सकती है। ठीक है। उपन्यास की ही भांति कहानी के भी 6 तत्व होते हैं जो निम्नलिखित है। कथा वस्तु, यानी बेटा एक कहानी होना आवश्यक है, उसकी चरित्र, कथोपकथन जिसको बेटा हम लोग संवाद कहते हैं, देश काल वातावरण। हालांकि बेटा उपन्यास की तुलना में कहानी में देश काल वातावरण को बहुत ज्यादा विस्तार नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कहानी कहने वाला उस बात को समझा जाता है कि वो किस काल की, किस परिस्थिति की कहानी को आपको सुना रहा है। उद्देश्य, उस कहानी का क्या उद्देश्य है, और शैली, उस कहानी की शैली क्या है। कहानी की शैलियों के विषय में आगे जब हम लोग कहानियों पर चर्चा करेंगे तो वहीं पर करते हुए अध्ययन कर लेंगे इस चीज का। हिंदी की आरंभिक कहानियां, हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती को माना जाता है। इसके अतिरिक्त माधव सप्रे कृत टोकरी भर मिट्टी, बंग महिला राजेंद्र बाला। बेटा इन्होंने प्रारंभ में बंग महिला नाम से लिखा, लेकिन बाद में शोध करने वालों ने इनका वास्तविक नाम खोजा तो इनका वास्तविक नाम क्या था, राजेंद्र बाला था। उस समय बेटा कहानी लिखना स्त्रियों के लिए या एक समृद्ध संभ्रांत परिवार की महिला के लिए ठीक नहीं माना जाता था, इसलिए इन्होंने अपना नाम छुपा कर लिखा था। लेकिन बाद में शोधकर्ताओं ने जब इनके नाम की तलाश की तो राजेंद्र बाला कृत दुलाई वाली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था प्रमुख आरंभिक कहानियां हैं। इन कहानियों में, कहानियों की अगर हम थोड़ी थोड़ी समीक्षा कर लें तो टोकरी भर मिट्टी माधव सप्रे की पहली यथार्थवादी कहानी है।
ये कहानी बेटा ये कहती है कि एक राजा जो अपनी तारीफ में बड़ी बड़ी कविताएं उनके पराक्रम वीरता के विषय में लिखी जाते थे, एक बार उन्होंने एक वृद्ध महिला को टोकरी भर मिट्टी उठाते हुए देखा तो राजा स्वयं चले गए कि मैं बूढ़ी माँ की मदद कर दूं, प्रजा में इसका अच्छा संदेश जाएगा। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा तुमसे नहीं उठेगी ये टोकरी। राजा को लगा मुझसे नहीं उठेगी, मेरी प्रशस्ति में, मेरी बहादुरी में, मेरी तारीफ में इतनी लंबी लंबी कविताएं लिखी जा रही हैं, मेरी इतनी प्रशस्ति करते हैं, मेरी वीरता की इतना बखान है, मुझसे नहीं उठेगी और ये हड्डी भर की बुढ़िया है, इससे उठ जाएगी ये टोकरी। लेकिन जब राजा उठाने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में उनसे टोकरी नहीं उठती है। तो बेटा हिंदी की ये पहली यथार्थवादी कहानी है। बाकी दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय या इंदुमती, इन सारी कहानियों में बेटा कोई विशेष महत्व की कहानियां नहीं है। लेकिन हिंदी की ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था। बेटा हिंदी कथा साहित्य का हिंदी विषय का विद्यार्थी भी रहा हूं और इस दावे से मैं कह सकता हूं कि इस कहानी से सुंदर कहानी पूरे हिंदी साहित्य में नहीं लिखी गई है और हिंदी की यह पहली विश्व कथा है। चाहे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हों, चाहे आज के जो बड़े कहानीकार हैं, उदय प्रकाश हैं, संजीव जी हैं, इन सब की कहानियों से भी ज्यादा उत्कृष्ट कहानी उसने कहा थी। इस कहानी की बराबरी आज तक कोई कहानी नहीं कर सकी है और ऐसा आलोचक भी मानते हैं कि हिंदी की ये पहली विश्व कथा है। बेटा ये हिंदी कहानी की शुरुआत थी, शुरुआत में ही इतनी अच्छी कहानियां मिली। आगे हम लोग देखते हैं मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा के सम्राट, पितामह, जो भी कहा जाए, इनके लिए सारी उपाधियां कम है। पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, ये सारी कहानियां प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। बड़े भाई साहब, बूढ़ी काकी, माता का हृदय, शतरंज के खिलाड़ी, गुल्ली डंडा, ईदगाह, मंत्र, बलिदान, पूस की रात। बेटा ईद, मंत्र, बलिदान और पूस की रात कहानियां तो आप लोग पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, ठीक है। नशा, दो बैलों की कथा, सदगति, सवासेर गेहूं, ठाकुर का कुआं, कफन, काश्मीरी सेब। इसमें जो चीजें महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद की पहली महत्वपूर्ण कहानी हम लोग मानते हैं पंच परमेश्वर को। हालांकि कुछ लोग शौत कहानी को मानते हैं, शौत उनकी पहली प्रकाशित कहानी अवश्य है, लेकिन कहानी का जो ढांचा प्रेमचंद खड़ा करना चाहते थे उसके अनुरूप जो उनकी पहली कहानी है वो पंच परमेश्वर ही है और उनकी अंतिम कहानी कफन मानी जाती है। हालांकि कफन के बाद उनकी प्रकाशित हुई कहानी काश्मीरी सेब, जो कि लिखी तो पहले गई थी लेकिन बाद में प्रकाशित हुई। अब इसी क्रम में बेटा जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य की सारी विधाओं में अद्भुत प्रभाव छोड़ा है। इनकी कहानियों में बेटा छोटा जादूगर आप लोग पढ़े होंगे, ममता पढ़े होंगे या पढ़ने वाले होंगे, आकाशदीप भी पढ़ने होंगे या पढ़ने वाले होंगे, पुरस्कार, मधुआ, चूड़ी वाला, छाया, प्रतिध्वनि, आदि, इंद्रजाल, गुंडा, चित्र मंदिर, ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो बेटा जैनेन्द्र पहले मनोवैज्ञानिक कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। खेल, पाजेब, जहानवी, एक रात, पत्नी, तत्सम, फांसी, दो चिड़िया, अहम ब्रह्मास्मि, ये कहानियां जैनेन्द्र जी की हैं। इसके बाद यशपाल है। यशपाल के विषय में बेटा उपन्यासों में मैंने उनका परिचय दिया था, इनके क्रांतिकारी होने के विषय में बताया था। यहाँ पर उनकी कहानियों के विषय में जानते हैं। फूलों का कुर्ता, महाराजा का इलाज, आदमी और खच्चर, पर्दा, दुख का अधिकार, ये कहानी बेटा कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा है। समय, मिक्रील, महायज्ञ, उत्तराधिकारी, ये सारी कहानियां यशपाल जी की हैं। इसी क्रम में बेटा आगे चलते हैं। भीष्म साहनी, इनकी कहानियों में चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, खून का रिश्ता, ओ हरामजादे, वारजू, समाधि, भाई राम सिंह, माता भी माता, ये कहानियां बेटा साहनी जी की थी। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों में सबसे पहले तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, बेटा ये बड़ी सुंदर कहानी है। हिंदी की पहली लंबी कहानी भी इसको हम कह सकते हैं, काफी लंबी कहानी है
और इस पे बेटा एक बड़ी सुंदर फिल्म भी बनी है, अगर कभी अवसर मिले तो आप लोग अवश्य देखिएगा, तीसरी कसम। इसके अलावा पहलवान का ढोलक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट जो इंटर में आप लोगों को पढ़नी है, या बेटा मैंने पढ़ा दिया है, जो बच्चे 12 में हैं तो पढ़ ही चुके हैं, जो 11 में है उनके लिए, रसप्रिया, अग्निखोर, नैना, जोगिन, ठेस, आदिम रात्रि की महक, संवादिया, पुरानी कहानी, नया पाठ। ये सारी कहानियां फणीश्वर नाथ रेणु जी की हैं। और बेटा इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, बेटा मैंने संक्षेप में करके लिख दिया है क्योंकि बहुत बड़ा नाम हो जाता। अज्ञेय जी की पहली कहानी जिज्ञासा थी। इस कहानी का बेटा विस्तृत इतिहास जब अज्ञेय जी का जीवन परिचय मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, क्योंकि इसी कहानी के चलते ही अज्ञेय का नाम अज्ञेय पड़ा और रखा मुंशी प्रेमचंद जी ने। रोज, शरणार्थी, शरणदाता, हजामत का साबुन, विपथगा, कोठरी की बात, ये तेरे प्रतिरूप, जय, धोल, अमर वल्लरी, ये बेटा जैनेन्द्र जी, अज्ञेय जी की कहानियां हैं। और इसमें भी बेटा जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अज्ञेय जी की कुछ कहानियों के नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, जैसे रोज, रोज कहानी का नाम गेग्रीन भी है और शरणार्थी कहानी का नाम रिफ्यूजी भी है। इन दोनों कहानियों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग हैं। आगे चलते बेटा शिवानी, पूरा नाम गौरापंत शिवानी था और आप हिंदी कथा साहित्य में पहली महत्वपूर्ण लेखिका हैं। अपराजिता आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा है। हवेली, पिटी हुई गोटियां, रथ्या, लाटी, ये आप लोग कक्षा 12 में पढ़ेंगे। सती, अपराधिनी, नथ, झरोखा, पुष्पहार, विषकन्या, अतिथि, ये बेटा प्रमुख कहानियां हैं। लेखकों ने लिखा बहुत कुछ है लेकिन जो उसमें से प्रमुख है वो यहाँ बताया जा रहा है। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन, इनकी रचनाओं में बेटा, इनकी कहानियों में जो सबसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह है वह वोल्गा से गंगा। और इस कहानी संग्रह के विषय में भी बेटा मैं ये कहूंगा कि अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो पढ़िएगा। इस कहानी के विषय में कहा गया है कि बेटा इसमें 5000 सालों का इतिहास और 10,000 किलोमीटर के क्षेत्रफल की कहानी लिखी हुई है। यानी बेटा आर्य जाति का, या कहिए कि मानव जाति के उत्थान से लेकर के, गुफाओं में रहने वाले कैव मानव से लेकर के, कैवमैन से लेकर के आते हुए भारतवर्ष के इतिहास के पूरे विकास को दिखाते हुए आजादी की लड़ाई तक का इतिहास इसमें बहुत सुंदर तरीके से सजोया गया है। सतमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी, कनैला की कथा, ये बेटा राहुल जी की कहानियां। इसके बाद डॉक्टर धर्मवीर भारती, गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, सांसों की कलम से, ये डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। अब यहां से बेटा थोड़ा सा आप लोगों को अलग चीज जोड़ बताएंगे। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, अमरकांत, कमलेश्वर, मार्कंडे, मनु भंडारी, ये बेटा अगले जो 4 नाम है, या 4 नहीं बेटा 4 तो मान लीजिए महत्वपूर्ण है, अमरकांत तक, उसके बाद कमलेश्वर, मार्कंडे, मनु भंडारी, ये जो अन्य नाम है, ये सारे नाम नई कहानी आंदोलन से जोड़े जाते हैं। नई कहानी क्या है, इसको बेटा समझने के लिए हम लोगों को कहानी के विकास को समझना होगा। जैसे बताया गया कि प्रेमचंद के पूर्व की कहानियां साधारण कहानियां मानी जाती हैं, हालांकि उसमें उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है वो अपना एक अलग स्थान रखती है, अन्यथा ज्यादातर कहानियां बड़ी हल्की फुल्की हैं, कहानियों में वो गंभीरता नहीं आई है। खुद प्रेमचंद के पूरे कथा साहित्य में 3 तरह का विकास है। आदर्शवादी प्रेमचंद, चाहे पंच परमेश्वर हो, चाहे नमक का दरोगा हो, ये सारी कहानियां आदर्शवादी हैं। उसके बाद मनोविश्लेषणवादी प्रेमचंद, प्रेमचंद की ही ऐसी कहानियां जैसे नशा, बड़े भाई साहब, आत्माराम, ये कहानियां मनोविश्लेषण करती हैं। वहीं पर यथार्थवादी, ठाकुर का कुआं, कफन, सदगति, ये क्या है, यथार्थवादी कहानियां हैं। यहाँ पर जो प्रेमचंद मिलते हैं वो यथार्थवादी प्रेमचंद है। प्रेमचंद के बाद बेटा जो
दूसरे महत्वपूर्ण आते हैं कहानीकार आते हैं जयशंकर प्रसाद जी। प्रेमचंद का नायक समाज से लड़ता है, बाहरी शक्तियों से लड़ता है, लेकिन जयशंकर प्रसाद का नायक बाह्य शक्तियों से तो लड़ता ही है, साथ ही साथ अपने अंतर्द्वंद से भी लड़ रहा होता है। और बेटा इसके बाद जैनेन्द्र कुमार से कहानी की जो शुरुआत बढ़ती है वो मनोविश्लेषणवादी कहानियों की होती है। फिर यशपाल जैसे प्रगतिवादी कहानीकार आते हैं। यशपाल की परंपरा में रेणु जी भी शामिल हो जाते हैं, भीष्म साहनी भी शामिल हो जाते हैं। आगे एक तरह से नई कहानी की शुरुआत हो सकते थे, लेकिन बेटा उनकी कहानियों में वो बात नहीं निकल के आती है जो नयापन मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, अमरकांत, कमलेश्वर, मार्कंडे और मनु भंडारी की कहानियों में आता है। ये कहानियां बेटा बिल्कुल अद्भुत कहानियां थी। कहानियों का जो एक नया फ्लेवर आया, एक ऐसी कहानी जिसमें कहानी के जो परंपरागत मानक थे उनको ध्वस्त करके नई तरह की कहानियां लिखी गई। उसमें सबसे पहले मोहन राकेश जी हैं, उसकी रोटी, मलबे का मालिक, वारिस, मिसपाल, आर्द्या, एक और जिंदगी, जानवर और जानवर, परमात्मा का कुत्ता। ये बेटा मोहन राकेश की कहानियां हैं। इसी क्रम में राजेंद्र यादव, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की हत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, खेल खिलौने, टूटना। निर्मल वर्मा, परिंदे, जली झाड़ी, पिछली गर्मी में, कब्बे और काला पानी, दहलीज, लवर्स, लंदन की एक रात, जिंदगी, यहाँ और वहां, सूखा। सूखा बेटा निर्मल वर्मा जी का अंतिम कथा संग्रह था। इसी क्रम में अमरकांत, मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय पाठकों को बहुत ज्यादा जोड़ने वाले कहानीकार अमरकांत, दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोक, डिप्टी कलेक्टरी, बहादुर, मूस, मात्रा गलत हो गई है, मूस, हत्यारे। इसी क्रम में बेटा कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी को बेटा सामान्य रूप से तो साहित्यकार माना नहीं जाता था प्रारंभ में, क्योंकि ये फिल्मों की कहानियां लिखा करते थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम दौर में इन्होंने कुछ ऐसी कहानियां लिखी जो उन्हें साहित्य में अमर बना गई। विशेष करके इनका उपन्यास कितने पाकिस्तान वह अद्भुत है। तो बेटा इस क्रम में इनकी कहानियों की जब हम चर्चा करते हैं तो राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया, नीली झील, तलाश, चप्पल, इतने अच्छे दिन, जॉर्ज पंचम की नाक। इसके बाद बेटा मार्कंडे। नई कहानी में चाहे मोहन राकेश हो, चाहे राजेंद्र यादव हो, चाहे निर्मल वर्मा, बल्कि निर्मल वर्मा की तो ज्यादातर कहानियां विदेशों की पृष्ठभूमि पर हैं। अमरकांत कस्बाई जीवन को जोड़ते थे, कमलेश्वर कस्बाई जीवन को, जबकि मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और निर्मल वर्मा शहरी जीवन को जोड़ते थे। लेकिन इस नई कहानी में ग्रामीण जीवन को यदि किसी ने जोड़ा तो मार्कंडे जी ने जोड़ा। गुलरा के बाबा, हंसा जाए अकेला, गरीबों की बस्ती, महुए का पेड़, भूदान, माही, सहज और शुभ, पान फूल, हलयोग, ये मार्कंडे जी की कहानियां हैं। फिर इसी क्रम में मनु भंडारी, मैं हार गई, त्रिशंकु, अकेली, यही सच है। बेटा यही सच है पे भी बड़ी सुंदर फिल्म बनी है, रजनीगंधा, देखी जा सकती है। एक प्लेट, सैलाब, मुक्ति, रजनी, स्त्री सुबोधनी, ईसा के घर इंसान, ये कहानियां बेटा मनु भंडारी जी की थी। और मौजूदा काल में जो जीवित साहित्यकार है बेटा उसमें उदय प्रकाश जी का नाम काफी बड़ा है, उनके बाद संजीव जी का नाम आता है। लेकिन चूंकि बेटा इस तरह से अगर लिखेंगे तो बहुत कहानीकार आ जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ उदय प्रकाश जी को लिया गया है। वारेन हेस्टिंग का सांड, पीली छतरी वाली लड़की, तिरिच, मोहनदास, 56 तोले की करधन, नेकलेस, अपराध, घर, ये उदय प्रकाश की कहानियां हैं। अब बेटा अगली कक्षा में हम लोग आत्मकथा और जीवनी के विषय में पढ़ेंगे। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफी कुछ समझ गए होंगे। इन चीजों को आप लोगों को बेटा मैं कुछ दिनों बाद पीडीएफ के रूप में भेज दूंगा, क्योंकि अभी ये
अपने प्रोसेस में चल रहा है तो कंप्लीट नहीं है, जब ये सारी विधाओं का पूर्ण हो जाएगा तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, तो आप लोग इसको अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं, या फिर चाहे तो वीडियो की मदद से आप लोग नोट्स बना सकते हैं स्क्रीन को फ्रीज करके। तो धन्यवाद, जय हिंद।